रुको, क्या वह तुम्हारी पहली पत्नी नहीं है? वही जिसे तुमने बांझ कहा था, वही जिसके बारे में तुमने कहा था कि वह तुम्हें कभी पिता नहीं बना सकती? तो फिर उसकी गोद में वह 3 बच्चे किसके हैं? और वह उस महंगी गाड़ी से क्यों उतर रही है? कहते हैं ना, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। और कभी कभी जो लोग आपको मिट्टी में मिलाने की कोशिश करते हैं, वही अनजाने में आपको पहाड़ जितना मजबूत बना देते हैं। मेरा नाम प्रिया है और यह कहानी है मेरे आंसुओं की, मेरे अपमान की और फिर मेरी उस जीत की जिसने उन सभी के मुंह बंद कर दिए जिन्होंने मुझे बांझ और मनहूस कहा था। यह कहानी है कि कैसे मैंने उस आदमी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया जिसने मुझे बदले में सिर्फ दर्द दिया, और कैसे मैं उसकी दूसरी शादी में एक मेहमान बनकर नहीं बल्कि एक मिसाल बनकर पहुंची। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको सच्चाई और जज्बात से भरी कहानियां पसंद हैं तो हमारे इस परिवार से जुड़ जाएं और कमेंट में जरूर बताएं कि आप भारत के किस शहर से मेरी यह कहानी सुन रहे हैं। मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं, क्योंकि हर अंत को समझने के लिए उसकी शुरुआत जानना बहुत जरूरी है। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 22 साल थी जब मेरी शादी राहुल से हुई थी। 22 साल की एक भोली भाली लड़की जिसकी आंखों में सिर्फ सुनहरे सपने थे। मुझे लगता था कि शादियां स्वर्ग में तय होती हैं। मुझे लगता था कि एक पत्नी का प्रेम किसी भी पत्थर को पिघला सकता है। मुझे लगता था कि 7 फेरे सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि 7 जन्मों का वादा होते हैं। राहुल बहुत सुंदर थे, इतना सुंदर कि मेरी सहेलियां मुझसे जलती थीं और मेरी मां को डर लगता था कि कहीं किसी की नजर न लग जाए। उनका कद लंबा था, रंग साफ था और बातें ऐसी कि कोई भी अपना दिल हार बैठे। जब हमारे रिश्ते की बात चली थी और वे पहली बार हमारे घर आए थे तो उन्होंने जिस तरह से मेरे पिताजी के पैर छुए थे, मुझे लगा था कि दुनिया में उनसे बेहतर और संस्कारी लड़का कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। पहली चेतावनी, या जिसे हम रेड फ्लैग कहते हैं, वह मुझे बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। और वह चेतावनी थी रवि, राहुल का बेटा रवि। नहीं, रवि से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। वह तो एक मासूम बच्चा था, पिछले रिश्ते की निशानी। मुझे परेशानी इस बात से थी कि राहुल रवि की मां सोनिया के बारे में कैसे बात करते थे। वह औरत तो एक गलती थी, राहुल अक्सर कहा करते थे। वह सिर्फ एक बोझ थी। जब भी मैं पूछती कि अगर वह गलती थी तो आप दोनों अभी भी फोन पर इतनी बात क्यों करते हैं, तो राहुल मेरी बात काट देते और बड़े प्यार से कहते, अरे पगली, अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरा आज हो और मेरा कल भी। वह तो बस गुजरा हुआ कल है। मैं चुप हो जाती। मैंने अपने संस्कारों से यही सीखा था कि पति पर शक नहीं करना चाहिए। मैंने खुद को समझाया कि राहुल को प्यार करने का मतलब है कि मुझे उनके अतीत को भी अपनाना होगा। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उन बातों को नजरअंदाज कर दिया। मुझे क्या पता था कि यही नजरअंदाज करना आगे चलकर मेरे गले की फांस बन जाएगा। दूसरी चेतावनी तब मिली जब हमारी शादी को कुछ महीने बीत गए और कोई खुशखबरी नहीं मिली। हमारे समाज में एक औरत की पहचान अक्सर इस बात से की जाती है कि वह कितनी जल्दी मां बनती है। शादी के कुछ ही महीनों बाद रिश्तेदारों के ताने शुरू हो गए। अरे प्रिया, क्या हुआ? कोई खुशखबरी नहीं? अरे अब तो साल होने को आया, कब खिलाओगी पोता? मैं हर महीने उम्मीद करती, हर महीने प्रार्थना करती, और हर महीने जब वह उम्मीद टूटती तो मैं बाथरूम में छुप कर रोती। लेकिन मेरा रोना राहुल को नहीं दिखता था। उन्हें सिर्फ अपनी मर्दानगी की चिंता थी। मेरा बेटा रवि सबूत है कि मैं बाप बन सकता हूं, राहुल चिल्लाते हुए कहते और दीवार पर लगी रवि की तस्वीर की ओर इशारा करते। मुझ में कोई कमी नहीं है, कमी तुम में है। जरूर तुम में ही कोई खोट है, तुम में ही कोई खोट है। ये शब्द मेरे जीवन का मंत्र बन गए थे। जब दाल में नमक कम होता तो तुम में ही कोई खोट है। जब मैं उनसे सोनिया से कम बात करने को कहती तो तुम में ही कोई खोट है। जब मैंने कहा कि हमें डॉक्टर के पास साथ जाना चाहिए तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं? उन्होंने जोर से मेज पर हाथ मारा। अरे मेरा खून, मेरा अंश रवि दौड़ता फिरता सबूत है कि मेरा सब कुछ सही काम कर रहा है। मुझे चेकअप की जरूरत नहीं है, जरूरत तुम्हें है। जाओ, जाकर अपना इलाज कराओ। और मैं बेवकूफों की तरह मान गई। मैं अकेली जाती रही, महीने दर महीने, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक। मैंने वह सब सहा जो एक औरत को नहीं सहना चाहिए।
वह ठंडी मेजें, वह अजीब मशीनें, वह कड़वी दवाइयां और वह सुइयां जो मेरे शरीर को छलनी कर देती थीं। मैं अस्पतालों की भीड़ में घंटों खड़ी रहती, अपना नंबर आने का इंतजार करती, जबकि मेरे आसपास जोड़े अपने पत्तियों के साथ बैठे होते थे। मुझे अकेला देखकर लोग तरह तरह की बातें बनाते, लेकिन मैंने सब सहा। कई बार टेस्ट के बाद जब दर्द से मेरा शरीर टूट रहा होता, मैं अस्पताल के बाहर ऑटो रिक्शा में बैठकर रोती थी, अकेले, बिना किसी सहारे के। और नतीजा क्या निकला? हर एक रिपोर्ट, हर एक टेस्ट, हर एक डॉक्टर ने यही कहा, प्रिया तुम बिल्कुल ठीक हो। मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी। मेरा शरीर मां बनने के लिए पूरी तरह तैयार था। सब कुछ सामान्य था। मैं वह रिपोर्ट लेकर घर आती, मन में एक उम्मीद लेकर कि शायद अब राहुल समझेंगे, शायद अब वह भी अपना चेकअप करवाएंगे। लेकिन राहुल, जब मैं रिपोर्ट लेकर उनके पास जाती तो वह अपने फोन में बिजी रहते, शायद सोनिया से चैट कर रहे होते। अच्छा है, वह बिना देखे ही कह देते, राहुल सुनिए तो। मैं उनके पास बैठती, डॉक्टर ने कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। इसका मतलब है कि शायद हमें दोनों को एक बार, इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाती, वह भड़क उठते, उनकी आंखें लाल हो जाती। फिर वही बकवास, वह चिल्लाते, मैंने कहा ना, मेरे पास रव्य है, वह मेरा बेटा है, मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। अगर तुम मां नहीं बन पा रही हो तो यह तुम्हारी कमी है, मेरी नहीं। तुम डॉक्टर बदलो, हकीम बदलो, झाड़ फूंक कराओ, जो करना है करो, लेकिन मुझ पर उंगली मत उठाओ। शारीरिक दर्द सहना आसान होता है, लेकिन जो घाव शब्दों से मिलते हैं वे कभी नहीं भरते। राहुल ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। वह बहुत चालाक थे। वह जानते थे कि समाज में अपनी इज्जत कैसे बनाए रखनी है, लेकिन वह जानते थे कि मुझे कैसे तोड़ना है। वह मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई टूटी हुई चीज हूं, जैसे मैं अधूरी हूं। किस्मत वाली हो जो मैंने तुमसे शादी की, वह अक्सर रात को सोने से पहले कहते, अपनी पीठ मेरी तरफ करके। कौन आदमी ऐसी औरत को रखेगा जो उसे वारिस न दे सके? वह तो मैं हूं जो निभा रहा हूं। कोई और होता तो कब का धक्के मारकर निकाल देता। देखो सोनिया को, उसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने मुझे बेटा दिया। शायद कमी आदमियों में नहीं होती, औरतों में ही होती है। 6 साल, पूरे 6 साल मैंने इसी नर्क में बिताए। 6 साल मैंने उनके गुस्से को सहा, उनके तानों को पिया और खुद को यह विश्वास दिलाया कि यही मेरी किस्मत है, यही एक भारतीय नारी का जीवन है, समझौता करना। 6 साल मैंने देखा कि वह कैसे छुप छुप कर सोनिया से बात करते हैं, कैसे वह घंटों घर से गायब रहते हैं और पूछने पर कहते हैं कि काम था। 6 साल मैंने अपनी रातों की नींद खराब की, यह सोचते हुए कि मुझ में क्या कमी है। 6 साल मैंने उन्हें अपना सब कुछ दिया, अपना प्यार, अपनी वफादारी, अपना सम्मान और अंत में अपना पैसा भी। जी हां, पैसा। यह कहानी का वह मोड़ है जहां से मेरा विनाश और मेरा निर्माण दोनों शुरू हुए। यह तब शुरू हुआ जब राहुल का कपड़ों का छोटा सा काम ठप्प पड़ने लगा। बाजार मंदा है प्रिया, वह रोज शाम को घर आकर सिर पकड़कर बैठ जाते। दुकान का किराया नहीं निकल रहा, माल नहीं बिक रहा, कर्जा बढ़ता जा रहा है। घर का किराया देने में देर होने लगी, बिजली का बिल बकाया रहने लगा, राशन वाले की उधारी बढ़ गई। राहुल का गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ता गया और उस गुस्से का निशाना हमेशा मैं होती थी। लेकिन मेरे पास एक राज था, एक छोटी सी बचत। मैं घर पर सिलाई कढ़ाई का थोड़ा बहुत काम करती थी और शादी से पहले के ट्यूशन पढ़ाने के कुछ पैसे मैंने जोड़ रखे थे। मैंने एक एक रुपया जोड़कर, अपनी इच्छाओं को मारकर, अपनी दवाइयों में कटौती करके करीब 5 लाख रुपये जमा किए थे। मैंने सोचा था कि यह पैसा हमारे बुरे वक्त में काम आएगा, या शायद अगर भगवान ने चाहा तो हमारे बच्चे की पढ़ाई के काम आएगा, या फिर IVF, FF जैसे महंगे इलाज के लिए, ताकि मैं राहुल को वह खुशी दे सकूं जो वह चाहते थे। एक मंगलवार की शाम थी। राहुल बहुत परेशान थे। किसी साहूकार का फोन आया था और वह उन्हें धमकी दे रहा था। राहुल का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। मुझे उन पर बहुत दया आई। आखिर वह मेरे पति थे, मेरे परमेश्वर थे। राहुल, मैंने धीरे से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं। राहुल ने एकदम से सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में वह चमक थी जो मैंने सालों से नहीं देखी थी। पैसे? तुम्हारे पास? कितने? 5 लाख रुपए, मैंने कहा। मैंने बचाकर रखे थे हमारे भविष्य के लिए। 5 लाख सुनते ही राहुल एकदम से कुर्सी से खड़े हो गए। वह मेरे पास आए और मेरे कंधे पकड़ लिए
उनकी पकड़ थोड़ी सख्त थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी। 5 लाख, उन्होंने दोहराया। प्रिया, तुम जानती हो यह कितनी बड़ी रकम है। तुम 5 लाख दबाकर बैठी हो और मैं यहां 100 रुपये के लिए मर रहा हूं। यह हमारे लिए ही तो है, मैंने डरते हुए कहा। हाँ, हमारे लिए। राहुल ने जल्दी से अपनी टोन बदली। उन्होंने मेरे गालों को हुआ। सालों बाद उन्होंने मुझे इतने प्यार से हुआ था। प्रिया, मेरी जान, यह पैसा हमारी किस्मत बदल सकता है। मेरे दोस्त विक्रम ने बताया है कि शहर के बीचों बीच एक नई मिठाई और नमकीन की दुकान खुल रही है। उसे एक पार्टनर की जरूरत है। अगर हम यह पैसा वहां लगा दें तो हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। मेरे अंदर की अंतरात्मा चीख रही थी कि ना कह दो। मेरा दिल कह रहा था कि यह पैसा मत दो, यह तुम्हारी सुरक्षा है। लेकिन राहुल मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं उनकी दुनिया हूं, जैसे मैं ही उनकी आखिरी उम्मीद हूं। और एक पत्नी जो अपने पति के प्यार के लिए तरस रही हो, वह प्यार की एक बूंद के लिए पूरा समुद्र लुटाने को तैयार हो जाती है। कितने पैसे चाहिए, मैंने पूछा, हालांकि मुझे जवाब पता था। पूरे 5 लाख, राहुल ने कहा। मैं जानता हूं यह बहुत बड़ी रकम है, लेकिन प्रिया, सोचो, एक बार दुकान चल पड़ी तो हम यह पैसा कुछ ही महीनों में कमा लेंगे। और फिर वह मेरे और करीब आए, मेरे माथे को चूमा। फिर जब पैसों की टेंशन खत्म हो जाएगी तो हम अपने परिवार पर ध्यान दे पाएंगे। हम किसी बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, हम फिर से कोशिश करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। वह झूठा वादा, वह मीठा जहर। हम फिर से कोशिश करेंगे, बस यही सुनने के लिए तो मेरे कान तरस रहे थे। मुझे लगा कि शायद हमारी सारी समस्याओं की जड़ यह गरीबी है। अगर पैसा आ गया तो राहुल खुश हो जाएंगे, और अगर राहुल खुश होंगे तो वह मुझे प्यार करेंगे। उस रात मैंने अपनी तिजोरी खाली कर दी। मैंने अपने खून पसीने की कमाई, अपने 5 लाख रुपये अपने पति के हाथों में रख दिए। राहुल ने नोटों की गड्डी को ऐसे पकड़ा जैसे वह मुझसे ज्यादा कीमती हो। फिर उन्होंने मुझे गले लगाया। तुम मेरी लक्ष्मी हो प्रिया, आज तुमने मुझे बचा लिया। अब देखना हमारी जिंदगी कैसे बदलती है। मैंने उस पल को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। पता नहीं क्यों, शायद मन के किसी कोने में एक डर था, या शायद मैं उस पल को याद रखना चाहती थी जब मेरे पति ने मुझे लक्ष्मी कहा था। जो भी हो, आज मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूं कि मैंने वह रिकॉर्डिंग कर ली थी और राहुल सही थे। किस्मत बदली। मिठाई की दुकान, जिसका नाम उन्होंने राहुल स्वीट्स रखा, चल पड़ी, खूब चली। 6 महीने के अंदर ही दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। राहुल के हाथ में इतना पैसा आने लगा जितना उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। वह अब ब्रांडेड कपड़े पहनने लगे, नई मोटरसाइकिल ले आए और मोहल्ले में सीना तानकर चलने लगे। लेकिन अजीब बात है ना, सफलता ने उन्हें विनम्र बनाने के बजाय और घमंडी बना दिया। पैसा आने के बाद उन्होंने मुझे प्यार करना शुरू नहीं किया, बल्कि उनका व्यवहार और बुरा हो गया। अब उन्हें लगने लगा कि वह बहुत बड़े आदमी बन गए हैं और मैं वही पुरानी, साधारण, अनपढ़ गंवार पत्नी हूं जो उनके नए स्टेटस के लायक नहीं है। अब वह घर और भी देर से आने लगे। कभी कभी तो पूरी रात गायब रहते। पूछने पर कहते दुकान पर बहुत काम था, या शादी का बड़ा ऑर्डर आया है। उनके कपड़ों से अलग अलग परफ्यूम की खुशबू आती थी, वह परफ्यूम जो मैंने कभी नहीं खरीदा। वह फोन पर किसी से घंटों बातें करते और जैसे ही मैं कमरे में आती चुप हो जाते। सोनिया का नाम अब घर में बार बार गूंजने लगा था। सोनिया के बेटे की फीस भरनी है, राहुल कहते। सोनिया बीमार है, उसे देखने जाना है, रवि को घुमाने ले जाना है। धीरे धीरे सोनिया और रवि उनके जीवन का केंद्र बन गए और मैं बस घर की नौकरानी बनकर रह गई, जो उनके कपड़े धोती, खाना बनाती और उनके ताने सुनती। अरे तुम क्या जानो बिजनेस क्या होता है, वह मुझे डांट देते जब मैं पूछती कि दुकान कैसी चल रही है। तुमसे तो एक बच्चा पैदा नहीं होता, बिजनेस क्या संभालोगी। वह 5 लाख रुपये जो मेरी जिंदगी की जमा पूंजी थी, राहुल उसे भूल चुके थे। उनके लिए वह मेरा फर्ज था। और फिर वह दिन आया जिसने मेरी दुनिया को हमेशा के लिए तोड़ दिया, और उसी टूटे हुए मलबे से मेरी नई जिंदगी का रास्ता निकला। करवा चौथ का दिन था। हर भारतीय पत्नी के लिए यह दिन कितना खास होता है यह बताने की जरूरत नहीं। मैंने निर्जला व्रत रखा था, सुबह से पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। मैंने राहुल के लिए उनकी पसंद की खीर बनाई थी, पूरी सब्जी बनाई थी। मैंने अपनी पुरानी लाल साड़ी पहनी थी, वही जो शादी में मेरी मां ने दी थी।
मैं चांद निकलने का इंतजार कर रही थी और उससे ज्यादा मैं राहुल का इंतजार कर रही थी। उन्होंने वादा किया था कि वह जल्दी घर आएंगे। रात के 9 बज गए। चांद निकल आया। पड़ोस की औरतों ने अर्घ्य दे दिया। सबके पति घर आ गए, लेकिन राहुल नहीं आए। मैंने फोन किया, फोन बंद था। 10 बज गए, 11 बज गए। भूख और प्यास से मेरा हाल बेहाल था, लेकिन दिल में जो बेचैनी थी वह उससे कहीं ज्यादा तकलीफ दे रही थी। करीब 11:30 बजे मैंने घर के बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज सुनी। मैं दौड़ी दौड़ी दरवाजे पर गई, थाली सजाए हुए कि शायद राहुल आ गए। लेकिन जो मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। राहुल अकेले नहीं थे, वह अपनी नई मोटरसाइकिल पर थे और उनके पीछे बैठी थी सोनिया ने एक चमकदार महंगी साड़ी पहनी थी। उसके हाथों में मेहंदी लगी थी और उसने राहुल को कमर से ऐसे कसकर पकड़ा हुआ था जैसे वह उसका पति हो। वे दोनों हंस रहे थे। राहुल ने हेलमेट उतारा और सोनिया के बालों को ठीक किया, इतनी नरमी से, इतने प्यार से, जैसा उन्होंने मेरे साथ कभी नहीं किया था। अरे आराम से उतरो, राहुल ने कहा। मैं दरवाजे पर खड़ी पत्थर की मूरत बनी उन्हें देख रही थी। मेरे हाथ से पूजा की थाली कब छूटकर गिरी मुझे पता भी नहीं चला। थाली गिरने की आवाज से उनका ध्यान मेरी तरफ गया। सोनिया ने मुझे देखा और उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। वह मुस्कान जो एक औरत तब देती है जब उसे पता होता है कि उसने दूसरी औरत का घर उजाड़ दिया है। ओहो, तुम्हारी बांझ बीवी अभी तक जागी है, सोनिया ने कहा, इतनी जोर से कि सन्नाटे में उसकी आवाज गूंज गई। राहुल ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था, बस एक खींच थी। तुम सोई नहीं अभी तक? राहुल ने ऐसे पूछा जैसे मैं कोई फालतू सामान हूं जो गलत जगह रखा हुआ है। आज करवा चौथ है। मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने आपके लिए व्रत रखा है। सोनिया जोर से हंसी। अरे राहुल, देखो बेचारी को, भूखी प्यासी बैठी है उस आदमी के लिए जो पूरी शाम मेरे साथ बिरयानी खा रहा था। मेरे सीने में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। राहुल ने मेरे व्रत के दिन मेरे पति ने किसी और औरत के साथ दावत उड़ाई थी। तमाशा मत करो प्रिया, राहुल ने रूखेपन से कहा। अंदर जाओ, यह औरत यहां क्या कर रही है? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। और आप इसके साथ? राहुल मेरी तरफ बढ़े। उनकी आंखों में वह पुराना गुस्सा था। सोनिया मेरी पार्टनर है, उन्होंने कहा, और सिर्फ बिजनेस में नहीं, हर चीज में। वह मुझे समझती है। उसने मुझे एक बेटा दिया है। और तुमने मुझे क्या दिया सिवाय मनहूसियत के? लेकिन राहुल, मैंने आपको पैसे दिए। पैसे? सोनिया बीच में बोल पड़ी। वह 5 लाख? अरे वह तो राहुल की मेहनत थी कि दुकान चल पड़ी। तुम्हारे पैसे तो कब के डूब जाते अगर राहुल न होते। और वैसे भी एक बांझ औरत का पैसा किस काम का अगर वह वंश ही न दे सके? कम से कम पैसे देकर तुमने कुछ तो काम किया। वे दोनों मेरी लाचारी पर हंस रहे थे, मेरे आंसुओं, मेरी भूख, मेरी प्यास का मजाक उड़ा रहे थे। राहुल, मैं आपकी पत्नी हूं। मैं उनके पैरों में गिर पड़ी। ऐसा मत कीजिए, इसे भेजिए यहां से। राहुल ने अपना पैर पीछे खींच लिया, जिससे मैं जमीन पर गिर गई। पत्नी? उन्होंने थूकते हुए कहा। कागज पर प्रिया, सिर्फ कागज पर। असली पत्नी तो वह होती है जो घर को वारिस देती है, जो मर्द को खुश रखती है। तुम तो एक सूखी हुई लकड़ी हो। फिर उन्होंने जो कहा उसने मेरे कानों को सुन्न कर दिया। मैं तलाक चाहता हूं प्रिया। मुझे सोनिया से शादी करनी है। रवि को अपने पिता का नाम चाहिए और मुझे एक असली औरत चाहिए। तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, कल सुबह वकील आएगा। मैं वहां जमीन पर पड़ी रही, धूल और आंसुओं में सनी हुई। राहुल और सोनिया अंदर चले गए, मेरे ही घर में, मेरे ही बेडरूम में, और मैं बाहर दहलीज पर भूखे पेट अपने टूटे हुए दिल के साथ अकेली रह गई। उस रात मुझे समझ आ गया कि मेरा राहुल मर चुका है, या शायद वह कभी था ही नहीं। उस काली रात के बाद सूरज तो निकला, लेकिन मेरी जिंदगी में अंधेरा और गहरा हो गया था। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरी आंखें सूजी हुई थीं। रसोड़े में बर्तनों की खड़खड़ाहट हो रही थी। मुझे लगा शायद मुझे सपना आया था। शायद राहुल को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। शायद वह चाय बना रहे होंगे मुझे मनाने के लिए। लेकिन जब मैं बाहर निकली तो देखा कि मेरी सास विमला देवी, जो पिछले 2 सालों से अपने घुटनों के दर्द के कारण बिस्तर से नहीं उठती थीं, आज बड़े चाव से रसोड़े में पूरियां तल रही थीं और उनके पास बैठी थी सोनिया। दोनों ऐसे हंस हंस कर बातें कर रही थीं जैसे मां बेटी हों।
मेरी सास, जिन्हें मैंने अपने हाथों से नहलाया था, जिनकी सेवा की थी, आज वह उस औरत के साथ खुश थीं जिसने मेरा घर तोड़ा था। अरे, महारानी उठ गई। सास ने मुझे देखते ही ताना मारा। अब क्या आरती उतारूं तुम्हारी? देख क्या रही हो? यह सोनिया है, मेरी होने वाली बहू, और देखो मेरे पोते रवि के लिए नाश्ता बना रही है। इसे कहते हैं लक्ष्मी, जो आते ही घर में खुशियां ले आए। मेरा दिल बैठ गया। तो मांझी भी इसमें शामिल थीं? मांझी, मैंने रुंधे गले से कहा, आप तो जानती हैं मैंने इस घर के लिए क्या किया है। मैंने अपने गहने बेच दिए, अपनी जमा पूंजी दे दी, और आप भी? सास ने चिमटा जोर से पटका। अरे तो क्या करूं? क्या अपनी पूरी जिंदगी बिन पोते के मर जाऊं? तू तो बंजर जमीन निकली। अब मेरा बेटा अगर दूसरी शादी करके घर में चिराग ला रहा है तो मैं उसे रोकूं? और रही बात पैसों की, तो औरत का धन तो उसका पति और बेटा होता है। जब तू बेटा ही नहीं दे सकी तो तेरे पैसों का मैं क्या अचार डालूं? तभी राहुल कमरे से बाहर आए। उनके हाथ में कुछ कागज थे। उन्होंने वह कागज डाइनिंग टेबल पर फेंक दिए। साइन कर दो, उन्होंने रूखेपन से कहा। यह क्या है? मैंने कांपते हाथों से पूछा। तलाक के कागज, राहुल ने ऐसे कहा जैसे सब्जी की लिस्ट बता रहे हो। मैं आजाद होना चाहता हूं प्रिया। सोनिया और मैं शादी करना चाहते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे बीच कोई भी रुकावट बनो। मैं सन्न रह गई। 6 साल का रिश्ता, अग्नि के सामने लिए 7 फेरे, सब कुछ चंद कागजों में सिमट गया। और मेरे पैसे? मैंने पूछा। वह 5 लाख रुपये जो मैंने आपको दिए थे, मेरी मेहनत की कमाई? राहुल हंसे, एक बहुत ही क्रूर हंसी। कौन से पैसे? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्या हमने कोई स्टाम्प पेपर बनवाया था? वह तो गिफ्ट था प्रिया, एक पत्नी का अपने पति को तोहफा, और तोहफे वापस नहीं मांगे जाते। आप भगवान से नहीं डरते राहुल? मेरी आंखों से आंसू बह निकले। भगवान सब देख रहा है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है, राहुल ने कहा। मैंने अपना वंश चुना है। अब साइन करो और निकलो मेरे घर से। आज शाम तक यह घर खाली चाहिए। सोनिया और रवि यहां शिफ्ट हो रहे हैं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, न पैसा, न ताकत, न परिवार का साथ। मैंने उन कागजों पर साइन किए, अपने हाथों से अपनी मौत के वारंट पर साइन करने जैसा था वह। फिर मैं अपने कमरे में गई, वही कमरा जिसे मैंने बड़े प्यार से सजाया था। मैंने अपनी अलमारी खोली। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था, कुछ साड़ियां, कुछ पुरानी किताबें। मैंने एक छोटे से बैग में अपने कपड़े भरे। जब मैं अपना मंगलसूत्र उतार रही थी तो मेरे हाथ कांप रहे थे। यह सिर्फ काले मोतियों की माला नहीं थी, यह मेरा सम्मान था, मेरी पहचान थी। इसे उतारना अपनी आत्मा को शरीर से अलग करने जैसा था। मैंने उसे उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। सिंदूर की डिब्बी भी वहीं छोड़ दी। जब मैं बैग लेकर बाहर निकली तो राहुल सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे और सोनिया उनके कंधे पर सिर रखकर बैठी थी। रवि, उनका बेटा, वीडियो गेम खेल रहा था। एक पूरा परिवार, बस उसमें मेरी कोई जगह नहीं थी। किसी ने मुझे जाते हुए नहीं देखा, किसी ने नहीं रोका। कुशाल, मैं उस घर से ऐसे निकली जैसे कभी वहां रही ही नहीं थी। खाली हाथ, खाली पेट और खाली दिल। मैं कहां जाती? मेरे पास सिर्फ एक ही जगह थी, मेरी मां का घर। मेरी मां जानकी देवी बनारस के एक पुराने मोहल्ले में रहती थीं। पिताजी के गुजरने के बाद वह अकेली थीं। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, शुगर और बीपी की मरीज थीं। मुझे शर्म आ रही थी, बहुत शर्म आ रही थी। हमारे समाज में शादीशुदा बेटी का वापस आना अच्छा नहीं माना जाता। लोग कहते हैं डोली उठी है तो अर्थी ही वापस आनी चाहिए। लेकिन मैं जिंदा लाश बनकर लौटी थी। जब मैं मां के घर पहुंची तो शाम हो चुकी थी। मां तुलसी में दिया जला रही थी। मुझे बैग के साथ दरवाजे पर खड़ा देखकर वह समझ गईं। मां की ममता को शब्दों की जरूरत नहीं होती, प्रिया। बस इतना कहकर उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मैं फूट फूट कर रोई। उस रात मैं मां की गोद में सिर रखकर वैसे रोई जैसे बचपन में रोती थी। अगले कुछ महीने नर्क से भी बदतर थे। पड़ोसियों को खबर लगते देर नहीं लगी। अरे देखो, जानकी की बेटी वापस आ गई। जरूर कुछ किया होगा, तभी पति ने निकाल दिया। सुना है बांझ है, बच्चा नहीं दे पाई। जब मैं गली से निकलती तो औरतें अपनी खिड़कियां बंद कर लेती, जैसे मैं कोई बीमारी हूं, कोई अपशकुन हूं। लेकिन सबसे ज्यादा दुख मुझे मां को देखकर होता था। वह मेरी वजह से झुक गई थी। उनके पास जो थोड़ी बहुत पेंशन आती थी, उसी से हमारा गुजारा हो रहा था। मेरी दवाइयां, घर का खर्च, सब मुश्किल हो गया था। मां ने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन मैं उनकी आंखों में चिंता देख सकती थी। वह रात रात भर जागती थीं। मुझे लगा कि मैं बोझ हूं,
मैं मर क्यों नहीं गई, यही ख्याल बार बार आता था। लेकिन फिर एक दिन माँ बीमार पड़ गई। बहुत तेज बुखार था। डॉक्टर ने कहा दवाइयां लेनी होंगी और फल खाने होंगे। मेरे पास 1 रुपया नहीं था। उस दिन मैंने ठान लिया, अब मैं रोऊंगी नहीं, अब मैं लड़ूंगी। अगर राहुल ने मुझे कचरा समझकर फेंका है तो मैं उसे दिखाऊंगी कि कचरा वह है, मैं नहीं। मुझे खाना बनाना आता था। माँ के हाथ का स्वाद मुझे विरासत में मिला था। मैंने सोचा क्यों न टिफिन का काम शुरू करूं। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने अपनी बची खुची एक सोने की अंगूठी बेच दी जो मैंने छुपा कर रखी थी। उससे मैंने राशन, मसाले और टिफिन के डिब्बे खरीदे। मैंने नाम रखा माँ अन्नपूर्णा टिफिन सर्विस। शुरुआत बहुत धीमी थी। मैंने आसपास के दफ्तरों में, दुकानों में जाकर पर्चे बांटे। लोग मुझे अजीब नजरों से देखते थे। एक छोड़ी हुई औरत काम मांग रही है। मैडम, खाना साफ तो होगा ना? कोई पूछता। जी भैया, बिल्कुल घर जैसा। मैं सिर झुकाकर कहती। पहले दिन सिर्फ 2 टिफिन का ऑर्डर मिला। कमाई हुई सिर्फ 100 रुपये, लेकिन वह 100 रुपये मुझे लाखों के लगे। वह मेरी अपनी कमाई थी, राहुल के एहसान की नहीं। धीरे धीरे मेरे खाने का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। मेरी दाल मखनी, मेरे हाथ की रोटी और खास तौर पर मेरे बनाए हुए गाजर के हलवे की तारीफ होने लगी। 2 टिफिन से 10, 10 से 20 और देखते ही देखते 50 टिफिन जाने लगे। मैं सुबह 4 बजे उठती, चक्की पर आटा पिसवाती, सब्जी मंडी जाकर ताजी सब्जियां लाती, मसाला कूटती और फिर चूल्हे के सामने घंटों पसीने में नहाती। हाथ जलते थे, कमर टूटती थी, लेकिन मुझे थकान नहीं होती थी, क्योंकि हर एक टिफिन मेरे लिए एक सीढ़ी थी वापस ऊपर उठने की। उन्हीं संघर्ष के दिनों की बात है। बनारस की गलियां संकरी होती हैं, लेकिन दिल बड़े होते हैं। एक दिन मैं अपनी साइकिल पर टिफिन लादकर डिलीवरी देने जा रही थी। साइकिल पुरानी थी, आप तो बत्ती की कुसा करने वाला है, और रास्ता ऊबड़ खाबड़। अचानक एक गड्ढे में पहिया गया और साइकिल का संतुलन बिगड़ गया। सारे टिफिन सड़क पर गिर गए। दाल, सब्जी, रोटियां सब बिखर गया। मैं सड़क के बीचों बीच बैठकर रोने लगी। मेरी मेहनत, मेरा पैसा और मेरे ग्राहकों का भरोसा सब मिट्टी में मिल गया था। लोग आते जाते देख रहे थे, कोई हॉर्न बजा रहा था, कोई गाली दे रहा था। तभी एक हाथ मेरी तरफ बढ़ा। मैडम, आप ठीक तो हैं? मैंने ऊपर देखा। एक लंबा सांवला आदमी खड़ा था। उसके गले में एक कैमरा लटका हुआ था और कंधे पर एक झोला। उसके चेहरे पर वह क्रूरता नहीं थी जो मैंने राहुल और बाकी मर्दों में देखी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने मुझे उठने में मदद की। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सड़क पर बिखरे हुए टिफिन के डिब्बे उठाने शुरू कर दिए। रहने दीजिए, गंदे हो गए हैं, मैंने सिसकते हुए कहा। खाना कभी गंदा नहीं होता मैडम, उसने बड़ी संजीदगी से कहा। यह तो अन्न है, गिर गया तो क्या हुआ, पक्षियों के काम आ जाएगा। उसने सारे डिब्बे समेटे, मेरी साइकिल ठीक की और फिर मुझसे पूछा, आपका बहुत नुकसान हो गया, क्या मैं मदद कर सकता हूं? नहीं, धन्यवाद, मैंने रूखा सा जवाब दिया। मुझे अब मर्दों पर भरोसा नहीं था। मुझे लगा यह भी कोई मतलब वाला होगा। मेरा नाम विक्रम है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूं। मैं बनारस की पुरानी कहानियों और यहाँ के संघर्ष पर एक फिल्म बना रहा हूं। मैंने आपको कई बार सुबह मंडी में भारी थैले उठाते देखा है। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं बोली और साइकिल लेकर वहां से चली गई। लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। अगले दिन वह फिर दिखा। इस बार वह मेरे घर के पास खड़ा था, कुछ तस्वीरें ले रहा था। फिर वह मेरे टिफिन सेंटर पर आया। मैडम, सुना है आपका खाना बहुत अच्छा है, क्या मुझे एक टिफिन मिलेगा? मैंने उसे खाना दिया। उसने वहीं सीढ़ियों पर बैठकर खाया। खाना खाते ही उसके चेहरे पर एक सुकून आ गया। मां की याद दिला दी। उसने कहा, सच में आपके हाथों में जादू है। धीरे धीरे विक्रम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बनने लगा। वह कोई हीरो की तरह नहीं आया था, वह एक दोस्त की तरह आया था। वह अक्सर आता, मेरे काम में मदद करता, कभी भारी बोरी उठा देता, कभी सब्जियों की छंटाई कर देता। मां को वह बहुत पसंद था। वह मां के साथ घंटों बैठता, उनकी पुरानी बातें सुनता, उनकी दवाइयां समय पर लाता। उसने कभी मुझसे मेरी कहानी नहीं पूछी। उसने कभी यह नहीं पूछा कि मेरे पति कहाँ हैं या मैं अकेली क्यों हूं। उसने बस मेरे आज को देखा, मेरे कल को नहीं कुरेदा। एक दिन जब हम छत पर पापड़ सुखा रहे थे, विक्रम ने अपना कैमरा निकाला। प्रिया जी, उसने पहली बार मेरा नाम लिया, मैं आपकी एक वीडियो बनाना चाहता हूं। मैं घबरा गई। वीडियो?
क्यों? मेरी हंसी उड़ाने के लिए? नहीं, विक्रम ने कहा। दुनिया को दिखाने के लिए कि एक औरत जब ठान ले तो वह क्या कर सकती है। मैं आपकी रसोई, आपकी मेहनत और आपके इस स्वाद को दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। मुझे लगता है आपकी कहानी में बहुत ताकत है। मेरी कहानी में सिर्फ दर्द है, विक्रम, मैंने कहा। दर्द ही तो इंसान को जोड़ता है, उसने जवाब दिया। भरोसा रखिए, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा। मैं बस चाहता हूं कि दुनिया मां अन्नपूर्णा टिफिन को जाने। मैंने हां कर दी, शायद इसलिए क्योंकि उसकी आंखों में सच्चाई थी। और उस दिन से मेरी दूसरी यात्रा शुरू हुई। विक्रम ने शूट करना शुरू किया। उसने कोई बनावटी सेट नहीं लगाया। उसने वही दिखाया जो सच था। मेरा पसीने से लथपथ चेहरा, चूल्हे का धुआं, मेरी मां का आशीर्वाद, सुबह 4 बजे का अंधेरा और मेरे हाथों के छाले। उसने मुझसे कैमरे पर बात की। उसने मुझसे मेरे सपनों के बारे में पूछा। मेरा सपना? मैंने कैमरे में देखकर कहा, और शायद पहली बार मैंने अपने दिल की बात जुबान पर लाई। मेरा सपना है कि कोई भी औरत खुद को बेसहारा न समझे। मेरा सपना है कि मैं इतनी सफल बनूं कि जिस इंसान ने मुझे बांझ और बेकार कहकर फेंका था, वह एक दिन मुझे देखे और अपनी किस्मत पर रोए। विक्रम ने वह वीडियो एडिट किया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। मुझे इंटरनेट के बारे में ज्यादा पता नहीं था। मुझे लगा 10-20 लोग देख लेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वीडियो डालने के 1 हफ्ते बाद विक्रम दौड़ता हुआ मेरे घर आया। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। प्रिया जी, प्रिया जी, वह चिल्ला रहा था। क्या हुआ? मैं घबरा गई। आपका वीडियो, यह वायरल हो गया है। 10 लाख लोगों ने इसे देखा है। मैं विश्वास नहीं कर पाई। 10 लाख! उस दिन के बाद मेरा फोन बजना बंद नहीं हुआ। शहर के बड़े बड़े लोग मेरा खाना ऑर्डर करना चाहते थे। अखबार वाले इंटरव्यू के लिए आने लगे। एक बड़ी कंपनी ने मुझे अपने ऑफिस की कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट देने का ऑफर दिया। मेरा काम बढ़ने लगा। मैंने 2 औरतों को काम पर रखा, फिर 5 को, फिर 10 को। मां अन्नपूर्णा टिफिन अब सिर्फ एक टिफिन सर्विस नहीं थी, यह एक ब्रांड बन रहा था। 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने दिन रात एक कर दिया। पैसा आया, शोहरत आई। मैंने मां का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया। हमने अपना छोटा सा घर ठीक करवाया। और विक्रम हमेशा मेरे साथ था, मेरी परछाई बनकर। उसने कभी मुझे प्रपोज नहीं किया, कोई फिल्मी ड्रामा नहीं किया। बस एक दिन जब हम एक बड़े ऑर्डर को पूरा करके थके हुए बैठे थे, उसने कहा, प्रिया, तुम अकेले बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन अगर हम साथ मिल जाएं तो शायद और भी बेहतर कर सकें। क्या तुम मुझे अपना पार्टनर बनाओगी? सिर्फ बिजनेस में नहीं, जिंदगी में भी। मेरा दिल जोर से धड़का। मुझे डर था। राहुल ने मेरे भरोसे को ऐसे तोड़ा था कि मुझे लगता था मैं अब कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। विक्रम, मैंने कहा, मैं टूटी हुई हूं। मैं बांझ हूं। समाज की नजर में एक दाग हूं। तुम कुंवारे हो, अच्छे घर से हो। तुम मुझसे शादी करके क्यों अपनी जिंदगी खराब करोगे? विक्रम ने मेरा हाथ थाम लिया। तुम टूटी नहीं हो प्रिया, तुम एक मूर्ति हो जिसे छेनी और हथौड़े की चोट ने निखार दिया है। और रही बात बांझ होने की, तो किसने कहा तुम बांझ हो? क्या तुमने कभी किसी और डॉक्टर को दिखाया? क्या मतलब? मतलब यह कि, विक्रम ने कहा, हो सकता है कमी तुम में न हो सकता है वह रिपोर्ट जो राहुल दिखाता था वह सच न हो। और अगर बच्चे नहीं भी हुए तो क्या हमारा प्यार बच्चों का मोहताज है? हम अनाथालय से बच्चा गोद ले लेंगे, लेकिन मुझे बच्चे नहीं, मुझे तुम चाहिए। उसकी बातों ने मेरे जख्मों पर मरहम लगा दिया। मैंने हां कर दी। हमारी शादी बहुत सादगी से हुई। कोर्ट मैरिज, कोई दहेज नहीं, कोई दिखावा नहीं। मां बहुत खुश थीं। उन्हें मरते वक्त यह सुकून था कि उनकी बेटी सुरक्षित हाथों में है। और शादी के 3 महीने बाद वह चमत्कार हुआ जिसकी मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। मुझे चक्कर आने लगे, जी मिचलाने लगा। मुझे लगा शायद काम की थकान है, लेकिन विक्रम मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया और फिर मुस्कुराई तो मेरी सांसें थम गईं। बधाई हो प्रिया जी, डॉक्टर ने कहा, आप मां बनने वाली हैं। क्या? मैं और विक्रम एक साथ चिल्लाए। लेकिन मुझे तो बताया गया था कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, डॉक्टर ने कहा। और एक और खुशखबरी है, मुझे एक नहीं बल्कि 3 दिल की धड़कनें सुनाई दे रही हैं। आप ट्रिपलेट्स 3 बच्चों की मां बनने वाली हैं। 3 बच्चे, एक साथ 3 बच्चे। मैं रो पड़ी, विक्रम रो पड़ा। उस पल मुझे राहुल का चेहरा याद आया। उसका वह ताना, तुम बांझ हो।
भगवान ने उसका जवाब दे दिया था। कमी मुझ में नहीं थी, कमी उसमें थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी तो सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी था। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। अस्पताल के उस कमरे में जब मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा विक्रम मेरे पास बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। प्रिया, उन्होंने धीरे से कहा, देखो, हमारे घर में एक नहीं, तीन लक्ष्मी आई हैं। 3 बेटियां। जी हां, मैंने 3 बेटियों को जन्म दिया था। वही प्रिया जिसे बांझ कहा गया था, वही प्रिया जिसके माथे पर कलंक लगा दिया गया था। आज वही प्रिया 3 स्वस्थ और सुंदर बच्चियों की मां थी। नर्स ने जब तीनों को मेरी गोद में रखा तो मुझे लगा मेरा दिल फट जाएगा खुशी से। वे इतनी छोटी थीं, इतनी नाजुक, उनकी मुट्ठियां बंद थीं, जैसे वे अपनी किस्मत अपनी मुट्ठी में लेकर आई हों। मैंने विक्रम की तरफ देखा। मुझे डर था। हमारे समाज में लोग बेटे की चाहत रखते हैं। राहुल हमेशा वारिस की रट लगाता था। क्या विक्रम को दुख होगा कि बेटा नहीं हुआ? लेकिन विक्रम, वह तो पागलों की तरह खुश था। अरे, लोग एक देवी के लिए तरसते हैं, उसने नर्सों को मिठाई बांटते हुए कहा। मेरे घर तो साक्षात सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा एक साथ आई हैं, मेरी 3 देवियां। उसने उनका नाम रखा आराध्या, अनन्या और अवनी। उस दिन मुझे समझ आया कि असली मर्द वह नहीं होता जो बेटा पैदा करके अपना वंश चलाए। असली मर्द वह होता है जो अपनी बेटियों को इतना प्यार दे कि वे दुनिया पर राज करें। समाज का मुंह अपने आप बंद हो गया। जो औरतें कल तक मुझे देखकर दरवाजा बंद कर लेती थीं, आज वे ही बधाई हो कहने आ रही थीं। अरे प्रिया, तू तो बड़ी भगवान निकली, पड़ोस की काकी ने कहा। एक साथ 3 बच्चे भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया है। मैं मन ही मन हंसी। यह वही भगवान है और मैं वही औरत हूं। बस फर्क यह है कि अब मेरे साथ एक ऐसा आदमी खड़ा है जो मेरा सम्मान करता है। जब मिट्टी सही माली के हाथ में होती है तो उसमें फूल खिलते ही हैं। राहुल ने मुझे बंजर समझा, लेकिन विक्रम ने मुझ में जीवन देखा। अगले 3 साल हवा की तरह बीत गए। मेरी बेटियां बड़ी हो रही थीं और उनके साथ साथ मेरा बिजनेस भी। मां अन्नपूर्णा टिफिन अब सिर्फ एक टिफिन सर्विस नहीं थी। विक्रम की मदद और मेरी मेहनत ने उसे एक ब्रांड बना दिया था। हमने शहर के बीच में एक बड़ी जगह किराए पर ली और वहां अपना रेस्टोरेंट खोला, अन्नपूर्णा रसोई। वहां का नियम था, कोई भी भूखा नहीं जाएगा। जिसके पास पैसे हैं वह देकर खाए, जिसके पास नहीं है वह पेट भरकर जाए। पैसे हम भगवान से वसूल लेंगे। इस नेक काम ने हमारे बिजनेस में 4 चांद लगा दिए। लोग दूर दूर से हमारा खाना खाने आते थे। अखबारों में मेरे फोटो छपने लगे। एक गृहिणी से बिजनेस टाइकून तक का सफर ऐसी हेडलाइंस बनने लगीं। हमने शहर के पॉश इलाके में एक बड़ा घर खरीदा, एक बड़ी गाड़ी खरीदी। वह सब कुछ जो राहुल के पास था या जो वह चाहता था, आज मेरे पास उससे 2 गुना था। लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं किया। मैंने अपनी पुरानी साड़ियां नहीं फेंकी। मैंने अपनी मां को नहीं बदला। मैंने अपने उस पुराने स्कूटर को गैराज में संभाल कर रखा जिस पर मैंने टिफिन ढोए थे, ताकि मुझे याद रहे कि मैं कहां से आई हूं। मेरी मां अब हमारे साथ उस बड़े बंगले में रहती थीं। वह अपनी नातिनों के साथ खेलती, उन्हें कहानियां सुनाती। उनके चेहरे की झुर्रियों में अब चिंता नहीं, सुकून था। सब कुछ कितना परफेक्ट था। विक्रम, मेरी बेटियां, मेरा काम, मेरा परिवार। मुझे लगा कि राहुल और मेरा वह पुराना अतीत अब एक बुरा सपना बनकर रह गया है जो सुबह की धूप में गायब हो गया है। लेकिन कहते हैं ना, शैतान इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। और कभी कभी जब आप सबसे ज्यादा खुश होते हैं, तभी आपकी परीक्षा लेने के लिए पुराना वक्त दरवाजा खटखटाता है। वह रविवार की शाम थी। हम सब हॉल में बैठे थे। बाहर बारिश हो रही थी। विक्रम और बच्चियां लूडो खेल रहे थे। घर में हंसी मजाक का शोर था। तभी मेरा फोन बजा। आगे मजाक का एक अनजान नंबर था। आमतौर पर मैं अनजान नंबर नहीं उठाती, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मैंने फोन उठा लिया। हेलो, मैंने कहा। उधर से कुछ पल की खामोशी थी, फिर एक हंसी सुनाई दी। वह जानी पहचानी क्रूर हंसी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 5 साल हो गए थे, लेकिन उस आवाज को मैं कैसे भूल सकती थी। वह आवाज जिसने मुझे रातों को जगाया था, जिसने मेरे आत्मसम्मान को कुचला था। हेलो प्रिया, उधर से आवाज आई। पहचाना? मेरा गला सूख गया। राहुल? वाह, याददाश्त अभी भी तेज है तुम्हारी, राहुल ने व्यंग्य से कहा। कैसी हो? सुना है मां के घर पड़ी हो। बेचारी,
मुझे लगा था शायद दूसरी शादी कर ली होगी, लेकिन बांझ औरत को कौन पूछता है ना। मेरे खून में उबाल आ गया। उसे कुछ नहीं पता था। उसे मेरी सफलता, मेरी बेटियों, मेरे विक्रम के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने बस अपनी धारणा बना रखी थी। तुमने क्यों फोन किया है राहुल? मैंने सख्त आवाज में पूछा। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अरे रिश्ता नहीं है तो क्या इंसानियत भी नहीं है? राहुल हंसा। मैं तो बस एक खुशखबरी देने के लिए फोन कर रहा था। तुम्हें याद है सोनिया, जिससे मैंने प्यार किया था? हम शादी कर रहे हैं। शादी? मैं हैरान रह गई। लेकिन तुम तो 5 साल पहले ही उसके साथ रहने लगे थे। तुमने कहा था वह तुम्हारी पत्नी है। अरे वह तो बस ऐसे ही था, राहुल ने लापरवाही से कहा। लिव इन में थे, कोर्ट में कागज साइन किए थे बस। लेकिन अब हम समाज के सामने, पूरी दुनिया के सामने धूमधाम से शादी कर रहे हैं। अग्नि के फेरे, बैंड बाजा, सब कुछ। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि एक असली परिवार क्या होता है। एक मर्द, उसकी खूबसूरत बीवी और उनका वारिस बेटा। उसकी हर बात में मुझे नीचा दिखाने की कोशिश थी। तो मैंने पूछा, तो यह है कि मैं तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूं, राहुल ने कहा। और मैं उसकी आवाज में छिपी हुई शैतानी मुस्कान महसूस कर सकती थी। आओ प्रिया, आकर देखो कि एक सफल शादी कैसी होती है। आकर देखो कि एक भरा पूरा परिवार कैसा होता है। सोनिया भी तुम्हें देखना चाहती है। बेचारी अक्सर तुम्हारे बारे में बात करती है, कहती है पता नहीं उस बेचारी का क्या हुआ होगा। तो आओ, खाना वाना खा लेना। पुराने दिनों की याद में तुम्हें एक दिन का अच्छा खाना नसीब हो जाएगा। खाना? मुझे हंसी आ गई। राहुल, तुम्हें लगता है मैं भूखी मर रही हूं? अरे मां के पेंशन पर कब तक जियोगी? उसने ताना मारा। आ जाना, होटल ग्रैंड पैलेस में शादी है अगले हफ्ते की शाम। फटे पुराने कपड़ों में मत आना, मेरे दोस्त बड़े लोग हैं। अगर कपड़े नहीं हैं तो बता देना, मैं भिजवा दूंगा। आखिर पुरानी जान पहचान है। उसने फोन काट दिया। मैं सन्न रह गई। गुस्सा नहीं, गुस्सा बहुत छोटा शब्द है। मुझे घिन आ रही थी। वह आदमी जिसने मेरी जिंदगी के 6 साल बर्बाद किए, जिसने मेरे पैसे ठगे, जिसने मुझे धक्के देकर निकाला, वह आज भी मुझे वही अबला, बेचारी और लाचार औरत समझ रहा था। वह मुझे अपनी शादी में बुला रहा था इज्जत देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जीत का जश्न मेरे आंसुओं के साथ मनाने के लिए। वह मुझे नीचा दिखाकर अपनी पत्नी के सामने हीरो बनना चाहता था। कौन था? विक्रम ने पूछा। उसने शायद मेरे चेहरे का रंग उड़ते देख लिया था। उसने लूडो बंद किया और मेरे पास आया। प्रिया, हाथ क्यों कांप रहे हैं तुम्हारे? मैंने उसे सब बताया। राहुल का फोन, उसकी शादी, उसका निमंत्रण और उसकी वह घटिया बातें। विक्रम ने मेरी बात सुनी। उसका चेहरा सख्त हो गया, उसकी मुट्ठियां भींच गईं। उसकी इतनी हिम्मत! विक्रम ने गुस्से में कहा। वह सोचता है तुम अभी भी वही पुरानी प्रिया हो। वह तुम्हें जलील करना चाहता है। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने कहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उस आदमी का मुंह भी नहीं देखना चाहती। मैं अपनी खुशहाल जिंदगी में जहर क्यों घोलूं? विक्रम ने मेरे कंधे पकड़े और मुझे अपनी तरफ घुमाया। नहीं प्रिया, तुम जाओगी। क्या? मैंने विक्रम को अविश्वास से देखा। तुम चाहते हो मैं वहां जाकर तमाशा बनूं? नहीं। विक्रम की आंखों में एक अलग ही चमक थी। तुम तमाशा बनने नहीं, तमाशा खत्म करने जाओगी। राहुल ने तुम्हें बुलाया है ना? उसने बांझ और बेचारी प्रिया को बुलाया है, तो चलो उसे दिखाते हैं कि असली प्रिया कौन है। लेकिन विक्रम, प्रिया, विक्रम ने कहा, यह बदला लेने की बात नहीं है, यह आईना दिखाने की बात है। उस आदमी को यह गुमान है कि तुम्हारे जाने से तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। उसे लगता है कि वह जीत गया, लेकिन जीत तुम्हारी हुई है और यह जीत उसे दिखाना जरूरी है। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस औरत के लिए जिसे कमजोर समझा जाता है। उसने मेरी तीनों बेटियों की तरफ देखा जो अब सोफे पर कूद रही थीं। हम सब जाएंगे, विक्रम ने कहा। मैं, तुम और हमारी 3 देवियां। हम अपनी सबसे महंगी गाड़ी में जाएंगे, सबसे अच्छे कपड़े पहनकर जाएंगे। हम उसे दिखाएंगे कि परिवार किसे कहते हैं। मैंने विक्रम की आंखों में देखा। वहां मुझे प्यार के साथ साथ एक भरोसा दिखा। मेरे अंदर का डर धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी जगह एक नई ताकत ने ले ली। हाँ, विक्रम सही था। अगर मैं छुप गई तो राहुल सोचेगा कि मैं डर गई। वह सोचेगा कि उसकी बातें सच हैं। लेकिन अगर मैं वहां सिर उठाकर गई अपने पति और अपने बच्चों के साथ, तो यह उसके गाल पर ऐसा तमाचा होगा जिसकी गूंज उसे जिंदगी भर सुनाई देगी। ठीक है, मैंने आंसू पोंछते हुए कहा। हम जाएंगे।
अगले एक हफ्ते तक हमने तैयारी की। यह किसी शादी की तैयारी नहीं थी, यह एक युद्ध की तैयारी थी, लेकिन हथियारों वाला युद्ध नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का युद्ध। मैंने शहर के सबसे बड़े बुटीक से अपने लिए एक बेहद खूबसूरत बनारसी साड़ी खरीदी, गहरे लाल रंग की, जिस पर सोने का काम किया हुआ था। वह साड़ी जो एक रानी पहनती है, एक बेचारी नहीं। विक्रम ने अपने लिए एक शानदार सूट बनवाया और हमारी तीनों बेटियों के लिए हमने एक जैसे लंघगे बनवाए। वे नन्ही परियां लग रही थीं। मैंने राहुल के सोशल मीडिया को भी चेक किया। वह बहुत सक्रिय था, हर दिन फोटो डालता था, मेरी नई जिंदगी, सच्चा प्यार, मेरा वारिस। उसकी तस्वीरों में सोनिया थी, रवि था और एक छोटी बच्ची भी थी, शायद उनकी बेटी। लेकिन मैंने उन तस्वीरों में कुछ और भी देखा। राहुल की हंसी, वह आंखों तक नहीं पहुंच रही थी, वह नकली थी। सोनिया के चेहरे पर भी एक तनाव था। उनके घर की तस्वीरों में मुझे वैभव तो दिखा, लेकिन सुकून नहीं दिखा। और सबसे बड़ी बात, राहुल के कपड़ों की दुकान की एक फोटो थी। दुकान वही थी, लेकिन वह थोड़ी पुरानी और फीकी लग रही थी। शायद राहुल स्वीट्स अब उतना मीठा नहीं रहा था। मुझे समझ आ गया कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा वह दिखा रहा है। शादी वाले दिन जब मैं तैयार हुई तो आईने में खुद को पहचान नहीं पाई। वह डरी सहमी, आंखों के नीचे काले घेरे वाली प्रिया गायब हो चुकी थी। सामने खड़ी थी प्रिया विक्रम सिंह, अन्नपूर्णा ब्रांड की मालकिन, 3 बच्चों की मां और एक बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी औरत। मेरे गले में हीरो का हार था, माथे पर बड़ी सी बिंदी और मांग में विक्रम के नाम का गहरा सिंदूर। विक्रम कमरे में आया और मुझे देखकर ठिठक गया। आज तो कोई और ही घायल होने वाला है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हमने अपनी नई मर्सिडीज कार निकाली। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। बच्चियां पिछली सीट पर चहक रही थीं। मम्मा, हम पार्टी में जा रहे हैं, केक मिलेगा? हाँ बेटा, मैंने मुस्कुराकर कहा। केक भी मिलेगा और आज मम्मा वहां कुछ पुराना हिसाब भी चुकता करेंगी। होटल ग्रैंड पैलेस, शहर का सबसे महंगा होटल। राहुल ने वाकई पानी की तरह पैसा बहाया था, शायद उधार लेकर या शायद दिखाने के लिए। जब हमारी गाड़ी होटल के पोर्च में रुकी तो वहां पहले से ही कई मेहमान थे। राहुल के रिश्तेदार, मेरे पुराने पड़ोसी और सोनिया के दोस्त। वे सब मुझे पुरानी प्रिया के रूप में जानते थे। गेटकीपर ने दौड़कर हमारी गाड़ी का दरवाजा खोला। जब मेरा पैर जमीन पर पड़ा और मैं गाड़ी से उतरी तो वहां सन्नाटा छा गया। लोगों की नजरें हम पर जम गईं। एक खूबसूरत औरत, एक हैंडसम पति और 3 प्यारी बच्चियां। हम किसी शाही परिवार से कम नहीं लग रहे थे। मैंने देखा कि कैसे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये तो प्रिया है, किसी ने फुसफुसाया। प्रिया? वही राहुल की पहली बीवी। लेकिन यह तो किसी हीरोइन जैसी लग रही है। और यह बच्चे? इसके तो बच्चे नहीं होते थे ना। वह आदमी कौन है? इसका पति कितना अमीर लग रहा है। फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थीं। विक्रम ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी। तैयार हो? उसने पूछा। तैयार, मैंने कहा। हम मुख्य हॉल की तरफ बढ़े। अंदर स्टेज सजा हुआ था, फूलों की महक थी, संगीत बज रहा था और वहां स्टेज पर खड़ा था राहुल, शेरवानी पहने, हाथ में जाम लिए, दोस्तों के साथ जोर जोर से हंस रहा था। उसके बगल में सोनिया खड़ी थी, भारी गहनों से लदी हुई, लेकिन उसकी आंखों में थकान थी। राहुल की नजर गेट की तरफ गई और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके हाथ से जाम छलक गया। उसकी हंसी उसके गले में अटक गई। उसकी आंखें मेरे चेहरे से, मेरे गहनों तक, फिर विक्रम तक और फिर मेरी 3 बेटियों तक गईं। 1, 2, 3। उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वह सोच रहा था कि मैं एक फटी हुई साड़ी में रोती हुई कोने में खड़ी हो जाऊंगी। लेकिन मैं वहां खड़ी थी, उसकी हर सोच, उसके हर ताने, उसके हर झूठ को चुनौती देती हुई। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली और एक हल्की सी मुस्कान दी। वह मुस्कान जो कह रही थी, खेल तुमने शुरू किया था राहुल, लेकिन खत्म मैं करूंगी। हॉल में सन्नाटा था। सिर्फ मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी, या शायद यह मेरे दिल की धड़कन थी। मैं विक्रम का हाथ थामे धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ी। मेरी तीनों बेटियां परियों की तरह मेरे पीछे चल रही थीं। लोग रास्ता छोड़ रहे थे। वही लोग जो कल तक मुझे बेचारी कहते थे, आज मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई महारानी हूं। मैं राहुल और सोनिया के सामने जाकर रुकी। करीब से देखने पर राहुल और भी ज्यादा बूढ़ा लग रहा था।
उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे जो मेकअप से छुपाने की कोशिश की गई थी, और सोनिया, उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। मज्जूम की दलात्री। नमस्ते राहुल, मैंने कहा। मेरी आवाज में कोई कंपन नहीं था। शादी की बधाई हो। राहुल ने अपना गला साफ किया। वह मेरी आंखों में नहीं देख पा रहा था। उसकी नजर बार बार मेरी बेटियों पर जा रही थी। प्रिया, राहुल ने हकलाते हुए कहा। तुम आई? मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगी। तुमने बुलाया तो आना ही पड़ा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आखिर मुझे देखना था कि खुशियां कैसी दिखती हैं। तभी सोनिया ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और आगे आई। उसे लगा कि वह अपनी मालकिन होने की हैसियत मुझे दिखा सकती है। उसने अपना मंगलसूत्र दिखाया और एक बनावटी हंसी हंसी। ओहो बेचारी प्रिया, सोनिया ने जोर से कहा ताकि आसपास खड़े लोग सुन सकें। अच्छा किया जो आ गई। कम से कम देख तो लिया कि एक असली परिवार कैसा होता है। देखो, यह मेरा बेटा रवि है, राहुल का वारिस, और यह मेरे पेट में पल रहा दूसरा बच्चा है। उसने जानबूझकर मेरे जख्मों को कुरेदने की कोशिश की। मुझे बहुत दुख होता है तुम्हारे लिए, सोनिया ने अपनी सहेलियों की तरफ देखकर कहा। भगवान भी कितना निर्दयी है, किसी की गोद भर देता है और किसी की कोख हमेशा के लिए सूखी रख देता है। भीड़ में कुछ लोग हंसे, कुछ ने अफसोस जताया। राहुल ने भी मौका देखकर अपना पुराना रंग दिखाया। उसे लगा कि सोनिया ने बाजी मार ली है। हाँ प्रिया, राहुल ने कहा, अपनी आवाज में वही पुराना अहंकार लाते हुए। देखो, अब भी देर नहीं हुई है। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मांग लो। मैं अपनी खुशी के मौके पर दान पुण्य करना चाहता हूं। आखिर तुम बांझ हो, पति ने छोड़ दिया, बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा? मेरे पति विक्रम गुस्से से आगे बढ़ने ही वाले थे, लेकिन मैंने उनका हाथ दबाकर उन्हें रोक दिया। यह मेरी लड़ाई थी और इसे मुझे ही खत्म करना था। मैं स्टेज पर रखे माइक की तरफ बढ़ी। एक्सक्यूज मी, मैंने माइक में कहा। पूरा हॉल शांत हो गया। डीजे ने संगीत बंद कर दिया। सबकी नजरें मुझ पर थीं। राहुल और सोनिया घबरा गए। मैं कुछ कहना चाहती हूं, मैंने कहा। मेरी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। आज मेरे पूर्व पति राहुल की शादी है और उन्होंने मुझे खास तौर पर यहां बुलाया है, शायद यह दिखाने के लिए कि उन्होंने क्या हासिल किया है और मैंने क्या खोया है। मैंने भीड़ की तरफ देखा। 6 साल तक मैं इस आदमी की पत्नी थी। 6 साल तक मैंने हर व्रत रखा, हर पूजा की। 6 साल तक मुझे हर रोज यह सुनने को मिला कि मैं बांझ हूं। मुझे मनहूस कहा गया। मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया क्योंकि मैं राहुल को एक बच्चा नहीं दे सकी। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। राहुल ने कहा कि कमी मुझ में है। मैंने राहुल की तरफ उंगली उठाई। उसने कहा कि वह मर्द है, उसे सबूत की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास रव्य है। मैं थोड़ा रुकी, लेकिन आज मैं यहां एक तोहफा लेकर आई हूं, सच्चाई का तोहफा। मैंने विक्रम को इशारा किया। विक्रम ने मेरी तीनों बेटियों को आगे कर दिया। राहुल, मैंने अपनी बेटियों के सिर पर हाथ रखा। इनसे मिलो। यह है आराध्या, यह है अनन्या और यह है अवनी। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया था। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थीं। यह मेरी बेटियां हैं, मैंने जोर देकर कहा। मेरी कोख से जन्मी। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? विक्रम से शादी करने के सिर्फ 3 महीने बाद मैं गर्भवती हो गई थी, बिना किसी इलाज के, बिना किसी दवाई के। और एक नहीं, भगवान ने मुझे एक साथ 3 बच्चे दिए। भीड़ में खलबली मच गई। 3 बच्चे? तो फिर बांझ कौन था? लोग आपस में बातें करने लगे। इसका मतलब समझ रहे हो राहुल? मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए पूछा। मैं बांझ नहीं थी, मेरी कोख सूखी नहीं थी। कमी मुझ में नहीं थी, कमी तुम में थी। राहुल चिल्लाया। झूठ, यह झूठ बोल रही है। यह मुझे बदनाम करने आई है। मेरा बेटा रवि सबूत है। रवि सबूत है? मैं हंसी। वही तो सबसे बड़ा झूठ है। मैंने अपने पर्स से एक कागज निकाला। जब तुमने मुझे घर से निकाला था राहुल, तो मैं चुपचाप नहीं बैठी थी। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी थी। इसलिए जाने से पहले मैंने रवि का एक बाल और तुम्हारा टूथब्रश लिया था और मैंने डीएनए टेस्ट करवाया था। राहुल अब कांप रहा था। सोनिया के हाथ से जूस का गिलास गिरकर टूट गया। यह रिपोर्ट है, मैंने कागज हवा में लहराया, और यह रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि रवि तुम्हारा बेटा नहीं है। रवि का डीएनए तुमसे मैच नहीं करता। पूरे हॉल में जैसे बम फट गया हो। लोग अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। क्या रवि राहुल का बेटा नहीं है? हे भगवान, तो यह बच्चा किसका है? सोनिया ने राहुल को धोखा दिया। राहुल ने झपटकर मेरे हाथ से कागज छीना।
उसकी आंखें फटी रह गईं जब उसने रिपोर्ट पढ़ी। सोनिया? राहुल ने सोनिया की तरफ देखा। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। यह क्या है? सोनिया रोने लगी। राहुल, मेरी बात सुनो। वह एक गलती थी, शादी से पहले। तो इसका मतलब? मैंने माइक पर अपनी बात जारी रखी। राहुल, तुम पिछले 10 साल से एक ऐसे बच्चे को पाल रहे हो जो तुम्हारा है ही नहीं। तुमने अपनी वफादार पत्नी को, जिसने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, उसे बांझ कहकर निकाल दिया, जबकि असली बांझ तुम हो। तुम कभी बाप बन ही नहीं सकते थे। तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट भी यही कहती है। बांझ करता है। तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट भी यही कहती है। राहुल वहीं स्टेज पर घुटनों के बल गिर गया। जिस मर्दानगी का उसे इतना घमंड था, जिस वारिस के लिए उसने मेरा घर उजाड़ा था, वह सब झूठ का एक महल था। और आज सबके सामने वह महल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। तुमने मुझे लक्ष्मी नहीं, पनौती समझा था ना? मैंने कहा। लेकिन देखो, आज लक्ष्मी किसके पास है? मेरे पास एक प्यार करने वाला पति है, 3 सुंदर बच्चे हैं और एक सफल बिजनेस है। और तुम्हारे पास क्या है? एक झूठ, एक धोखा और एक ऐसा बेटा जो तुम्हारा है ही नहीं। मैं स्टेज से नीचे उतरी। तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक हो, राहुल, मैंने कहा। भगवान करे तुम इस झूठ के साथ खुश रहो। मैं विक्रम और अपनी बेटियों के साथ वापस मुड़ी। लेकिन तभी पीछे से एक और आवाज आई। रुको। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि एक पुलिस वाले की थी। हॉल के दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी और उनके साथ खड़ी थी बैंक की मैनेजर, मिस्टर राहुल कुमार। पुलिस इंस्पेक्टर ने आगे आकर पूछा। राहुल, जो पहले ही टूट चुका था, अब बुरी तरह डर गया। जी, आपको गिरफ्तार किया जाता है, इंस्पेक्टर ने कहा। गिरफ्तार? लेकिन क्यों? सोनिया चिल्लाई। आज हमारी शादी है। धोखाधड़ी के आरोप में इंस्पेक्टर ने हथकड़ी निकालते हुए कहा। मिस्टर राहुल ने अपनी दुकान और इस शादी के लिए बैंक से करोड़ों का लोन लिया था, और उस लोन के लिए जो प्रॉपर्टी के कागज गिरवी रखे थे वह फर्जी हैं। इन्होंने अपनी पहली पत्नी प्रिया जी के नाम के जाली दस्तखत करके उनकी पुश्तैनी जमीन गिरवी रख दी थी। मैं हैरान रह गई। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पिताजी की वह छोटी सी जमीन जो मेरे नाम थी, राहुल ने उसे भी नहीं छोड़ा था। प्रिया जी, बैंक मैनेजर ने मेरी तरफ देखकर कहा, हमें पता चला कि आपके दस्तखत जाली हैं, इसलिए हमने FIR फिर की है। किस्मत का खेल देखिए। जिस दिन राहुल अपनी झूठी शान दिखाने के लिए मुझे बुलाया था, उसी दिन उसका सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया। न वारिस रहा, न इज्जत रही, और न ही वह दौलत रही जिसके लिए उसने मुझे बेचा था। पुलिस राहुल को घसीटते हुए ले जा रही थी। सोनिया वहीं बैठकर रो रही थी। मेहमान एक एक करके खिसक रहे थे। राहुल ने जाते जाते मुझे देखा। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, सिर्फ भीख थी। प्रिया, प्रिया, मुझे बचा लो, प्रिया। वह गिड़गिड़ा रहा था। मैं उसे देखती रही। 5 साल पहले मैंने उसके पैरों में गिरकर भीख मांगी थी कि मुझे मत निकालो। आज वह मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन आज मेरा दिल पत्थर का नहीं, सोने का था, और सोना कचरे के साथ नहीं मिलता। मैंने विक्रम का हाथ कसकर पकड़ा। चलो विक्रम, मैंने कहा, यहां अब हमारा कोई काम नहीं है। बच्चों को घर चलकर खाना खिलाते हैं। यहां की हवा बहुत खराब हो गई है। हम वहां से बाहर निकले, सिर ऊंचा करके। पीछे छूट गया वह आदमी, वह झूठ और वह समाज जिसने मुझे तोड़ने की कोशिश की थी। गाड़ी में बैठकर मेरी बेटी अवनी ने मुझसे पूछा, मम्मा, वह अंकल क्यों रो रहे थे? मैंने उसे गोद में उठाया और माथा चूमा। क्योंकि बेटा, मैंने कहा, उन्होंने एक हीरा फेंककर पत्थर उठा लिया था, और आज उन्हें पता चला कि वह पत्थर भी नकली था। दोस्तों, यह थी मेरी कहानी, प्रिया की कहानी। आज मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं। राहुल जेल में है। सोनिया अपने मायके वापस चली गई। सुना है उसका बेटा रवि अब उसके साथ ही रहता है। और मैं अपने परिवार और अपने अन्नपूर्णा रसोई के साथ व्यस्त हूं। इस कहानी से मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। अगर कोई आपको ठुकरा दे, आपको कमजोर समझे, तो रोकर उसे मनाने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ, इतना सफल बनाओ कि एक दिन उसे अपनी गलती पर पछतावा हो। बदला लेने के लिए किसी का बुरा करने की जरूरत नहीं होती। आपकी सफलता और आपकी खुशी ही सबसे बड़ा बदला है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो हार मत मानिए। याद रखिए, कीचड़ में ही कमल खिलता है। और हां, अपनी कोख, अपने रंग या अपनी कमाई से अपनी पहचान मत बनने दीजिए। आप उससे कहीं बढ़कर हैं। अगर आपको मेरी यह कहानी, मेरी यह लड़ाई पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।
और इसे हर उस औरत तक पहुंचाएं जिसे लगता है कि वह अकेली है। उसे बताएं कि वह दुर्गा है, वह काली है। आपके एक बाई। मैं हूं प्रिया। सुनने के लिए शुक्रिया। नमस्ते। जय हिंद।